शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियाँ। अज़रबैजान और तजाकिस्तान मलेरिया मुक्त। मार्च 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने अज़रबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त कर दिया है। भैया अभी अभी अज़रबैजान मतलब क्या याद कर सकते हैं इससे, अज़रबैजान और अज़रबैजान से ताज़ा न्यूज आई है कि मलेरिया से मुक्त हो गया है। तो अज़रबैजान तजाकिस्तान मलेरिया से मुक्त हो गया है। किसने घोषणा की है? WHO ने घोषणा की है। ज्ञान तलब है कि अज़रबैजान और तजाकिस्तान में क्रमशः वर्ष 2012 और 2014 में स्थानीय रूप से प्रसारित प्लाज्मोडियम बीवैक्स मलेरिया का अंतिम मामला दर्ज किया गया था। तो अज़रबैजान में 12 में और तजाकिस्तान में 14 में। इसके साथ ही वर्तमान में विश्व स्तर पर WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है और इन देशों की संख्या हो गई है 42। मतलब पूरे देश मिला के कितने हो गए हैं? 42 हो गए हैं। ध्यान तलब है कि जून 2021 में पिछले 3 दशकों में मलेरिया प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले में चीन WHO पश्चिमी प्रांत क्षेत्र का पहला देश बना था। चीन बना था, पश्चिम प्रशांत क्षेत्र का पहला देश चीन बना था और अभी तक 42 देशों ने इसको प्राप्त कर लिया है। इसके अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को 2016 में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दे दिया गया है। भारत में मलेरिया उन्मूलन हेतु प्रयास 2015 में प्रारंभ किया गया था। जैसे ही 16 में श्रीलंका को मिला, इसके 1 साल पहले ही हमने प्रयास करना प्रारंभ किया 2015 में। वर्ष 2016 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा या नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशंस 2016 से 2021 मतलब 30 लॉन्च किया गया है। जुलाई 2017 में मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीति योजना 2017-22 को लॉन्च किया था। नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2017 टू 2022। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाते हैं। भैया इतना मच्छर काटता है तो भैया 25 लोग हर दिन अप हो जाते हैं। तो 25 अप्रैल मलेरिया दिवस मनाया जाता है। WMD 2023 का विषय क्या था? मतलब वर्ल्ड मलेरिया डे 2023 की थीम क्या थी? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। इन्वेस्ट करना है, इनोवेट करना है और इम्प्लीमेंट करना है। क्यों? मलेरिया को जीरो करना है। तो 2023 की थीम रखी गई थी। तो चलिए हम इसको फिर से मतलब मलेरिया विश्व रिपोर्ट 2022 देखते हैं। 8 दिसंबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया रिपोर्ट जारी की थी। ध्यान तलब है कि 2021 में वैश्विक स्तर पर 247 मिलियन अनुमानित मलेरिया के मामले दर्ज किए गए थे। इसके अतिरिक्त 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 6,19,000 लोगों को मलेरिया से मृत्यु हुई थी। दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत 79% है, जो कि 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो हम मलेरिया को फिर से देख लेते हैं कि अभी किसको अज़रबैजान और तजाकिस्तान को मिला है मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र, क्योंकि अज़रबैजान में 2012 से और तजाकिस्तान में 2014 से कोई भी मलेरिया के केस नहीं मिले हैं। मलेरिया कौन सा था? प्लाज्मोडियम बीवैक्स था, उसके मामले अंतिम आए थे। अब कोई नहीं है तो WHO ने उनको प्रमाण पत्र दे दिया है। पूरे जितने देशों में दिया गया है उनकी संख्या है 42। चीन को मिला है जो कि पहला पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र बन गया है। इसके पहले 2016 में श्रीलंका को मिल चुका है। 2015 में मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत ने मिलकर क्या किया था? मलेरिया उन्मूलन प्रयास प्रारंभ किए थे और प्रयास वर्ष प्रारंभ किया था 2015। 16 में इसके लिए एक रूपरेखा तैयार कर दी गई, तो मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा, और 2017 में मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीति प्लान बनाया गया था। 2023 की थीम क्या है? 2023 की थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेशन, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष। तो जीवन विज्ञान के लिए पूरी जीवन है, जितना भी जीवन है उन पूरे विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष बनाया गया है। कब बनाया गया है? 10 नंबर का है, 2 नंबर का नहीं, 10 नंबर का है। 2022 को केंद्रीय मंत्री
जितेंद्र सिंह ने जीवन विज्ञान संबंधी आंकड़े लाइव साइंस डाटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष इंडिया फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी राष्ट्र को समर्पित की है। हरियाणा के फरीदाबाद में फकीरों को दे दिया गया है पूरा कोष में स्थित किया गया है। इस कोष को राष्ट्रीय बायोलॉजिकल डाटा सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो जो हरियाणा में फरीदाबाद में स्थित की गई है नेशनल बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, तो कहाँ पे? फरीदाबाद में स्थापित की गई है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्पित यह कोष फरीदाबाद स्थित जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र में स्थापित किया गया है। तो रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में इसको स्थापित किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में। जबकि इसका डाटा डिजास्टर रिकवरी स्थल नेशनल इंफॉर्मेटिंग सेंटर भुवनेश्वर में है। देखो पूरा डाटा हम कहाँ पे रखेंगे? फरीदाबाद में रखेंगे, क्योंकि हमें पूरा कोष स्थापित करना है। तो हम कोष कहाँ पे स्थापित कर रहे हैं? ये जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र में स्थापित कर रहा है। लेकिन इसकी रिकवरी हमें कहाँ से मिलेगी? तो रिकवरी हम फकीरों के हाथ में दे नहीं सकते। अच्छी जगह रखेंगे ना, भंडार में, भवन में रखेंगे। तो भुवनेश्वर में इसको रखा गया है, जहाँ पर इसकी रिकवरी की जाएगी। कहाँ पर? तो डाटा डिजास्टर रिकवरी स्थल नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है, जो कि भुवनेश्वर में है। इंफॉर्मेशन में कहाँ से मिलेगी? भवन से मिलेंगी। तो इंफॉर्मेटिक सेंटर भुवनेश्वर में रखा गया है। इसमें लगभग 4 पेटाबाइट का डाटा भंडारण क्षमता है। मतलब हम कितने? 4 पेटाबाइट रख सकते हैं। और इससे ब्रह्म उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा भी दी जाती है। ब्रह्म भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा को संग्रहित करना IBDC के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि जितने भी भारत में वित्त पोषित अनुसंधान है उनसे उनका जीवन विज्ञान डाटा संग्रहित करना है। और वो कौन करेगा? तो IBDC करेगी। हम इनको फिर से देख लेते हैं कि भारत में क्या बनाया गया है। तो जीवन विज्ञान का डाटा संग्रह करने के लिए राष्ट्र का एक पहला भंडार कोष बनाया गया है। कब बनाया है? 10 नवंबर 2022 को बनाया है। कहाँ बनाया है? तो फरीदाबाद में बनाया गया है, जो कि हरियाणा में स्थित है। और इसका जो सेंटर है वो कौन सा है? इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। इसकी रिकवरी हमने कहाँ पर स्थापित की है? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर भुवनेश्वर में इसको स्थापित किया गया है डेटा की रिकवरी करने के लिए। कोष बनाया गया है हरियाणा के फरीदाबाद में है और रिकवरी हमें भुवनेश्वर से मिलेगी। इसमें लगभग हम 4 पेटाबाइट का डाटा रख सकते हैं और जो ब्रह्म वाली जो मेमोरी होती है वो भी सुविधा देगी। और जितने भी वित्त पोषित अनुसंधान हैं भारत की, उनके लिए IBDC यह सुनिश्चित करेगी कि वह उनका जीवन विज्ञान डाटा लेकर आए। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल। भारत में उच्च रक्तचाप के लिए मतलब हाइपरटेंशन के लिए इसके विरुद्ध में एक प्रयास जारी किया गया है। तो 21 सितंबर 2022 को भारत ने उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन के विरुद्ध में किए गए प्रयास के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। मतलब एक संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार मिल गया, मतलब खुश हो गए, तो हाइपरटेंशन कम हो गया। यह पुरस्कार भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए दिया गया है। इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए दिया गया है, जिसको IHCI कहा जाता है। यह पहल को 2022 में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड द WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड 2022 के द्वारा दिया गया है। भारतीय उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल IHCI का नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। भैया 1760 काम होते हैं। 1760 काम यदि इंसान करेगा तो क्या होंगे? उसको हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो इसलिए 2017 को स्टार्ट किया गया था। नवंबर 2017 को स्टार्ट किया गया है रक्तचाप नियंत्रण पहल। इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव का दूसरा चरण 2019 में लॉन्च किया गया। वर्तमान में IHCI का क्रियान्वयन 23 राज्यों में और 138 जिलों में चल रहा है। उल्लेखनीय है कि IHCI एक 5 वर्षीय पहल है। कितने वर्ष के लिए आती है? 5 वर्ष के लिए आती है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR और जो परिवार कल्याण मंत्रालय है, इनके सहयोग प्रयास से राज्य सरकार और WHO इंडिया की एक संयुक्त पहल है। मतलब इसमें हमने सबको मिला लिया। वर्ल्ड में हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मिलाया, राज्य में हमने राज्यों को मिला लिया। अब आते हैं बीच में केंद्र। तो केंद्र ने और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय
परिवार कल्याण मंत्रालय और चिकित्सा अनुसंधान परिषद को ले लिया। सब मिलकर आ गए, इन्होंने सबको पहल की और क्या बनाया, इंडियन हेल्थ हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के निर्माण किया। कब किया, 2017 में किया। दूसरा चरण कब आया, 2019 में आया। ध्यान तलब है कि भारत में 25/25 नामक लक्ष्य अंगीकृत किया गया है, जिसके तहत 2025 तक गैर संचारी रोग के कारण होने वाली जो अकाल मौतें होती हैं उनके मामले में 25% की कटौती की जाएगी। मतलब कब तक, गैर संचारी मतलब जिनका संचरण नहीं होता, गैर संचारी रोग 2025 तक हम 25% की कम कर लेंगे। इसके तहत 2025 में उच्च रक्तचाप के मामले में 25% की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए हम फिर से देखते हैं इनको। इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए मध्य प्रदेश सरकार को नहीं बल्कि भारत सरकार को 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पुरस्कार दिया गया है। क्यों, क्योंकि इन्होंने भाई हाइपरटेंशन कम कर दिया है। कब लॉन्च किया था, 2017 में किया था पहला चरण। दूसरा चरण कब आया, 2019 में आया। अभी तक कहाँ पे है, 23 राज्य और 138 जिलों में यह चल रहा है। इसके लिए यह पहल जो है UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड द WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें 5 वर्ष तक की पहल है ये। इसमें परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, WHO और राज्य सरकारों की संयुक्त पहल है। इसमें 25/25 का लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक हम जो गैर संचारी बीमारी हैं उनको 25% तक कम कर देंगे। अब आता है मंकी पॉक्स, अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। 23 जुलाई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने मंकी पॉक्स के वर्तमान वैश्विक प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 22 जून 2022 को वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को वैश्विक महामारी या फिर पेंडेमिक घोषित कर दिया था। PHEIC क्या है इसका फुल फॉर्म, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, पब्लिक की हेल्थ की इमरजेंसी है, ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, कंसर्न है उसके लिए इंटरनेशनल कंसर्न है। तो ये क्या है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से होता है जो कि गंभीर, आकस्मिक, असाधारण और अपेक्षित होती है, प्रभावी देश की राष्ट्रीय सीमा से बाहर और परे सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तात्कालीन अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहियों का आवश्यक रखना इसका लक्ष्य होता है। स्पष्ट है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न WHO की उच्च स्तर की चेतावनी, हाईएस्ट लेवल ऑफ अलार्म या अलर्ट है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य जोखिम की प्रतिक्रिया में कार्रवाई का आह्वान करती है। वर्ष 2005 में इस चेतावनी प्रणाली के प्रारंभ होने के बाद ही 7वां अवसर है जब WHO ने इस रोग के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। मतलब ये 7वां अवसर है जब WHO ने कहा है कि भैया राष्ट्र में, पूरे भारत में, देश में, पूरी दुनिया में प्रकोप आने वाला है, तो अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। अब WHO द्वारा PHEIC की घोषणा का विवरण निम्नवत दिया गया है। वर्ष 2009 में इन्फ्लुएंजा ए मतलब H1N1 या स्वाइन फ्लू का मैक्सिको में उद्भव हुआ, फिर उसके पश्चात यह संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसार हुआ। तब भी बोला था भैया इन्फ्लुएंजा फैलना क्या है, नो, तो इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के कारण होता है और ये स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। कहाँ पे फैला था, मैक्सिको में फैला था और मैक्सिको से अमेरिका में फैल गया था। तब इन्होंने सबसे पहले घोषणा की थी। फिर आते हैं 2014 में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नाइजीरिया में पोलियो का प्रकोप बढ़ गया था। तब इन्होंने बोला था कि भैया एक साथ है ना, कहाँ पर, अफगानिस्तान में 4 देश, मतलब 4 तो नहीं 3 देश प्रभावित हुए थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नाइजीरिया, और पोलियो से प्रभावित हुए थे। 2014 में ही जो संपूर्ण गिनी है, सियरा लियोन है और लाइबेरिया है, इसमें एबोला वायरस फैला था। कहाँ पर, गिनी, लियोन और लाइबेरिया में। सियरा लियोन में, लाइबेरिया में क्या फैला था,
एबोला वायरस फैला था, तब इन्हें घोषित की था। 2016 में अमेरिका क्षेत्र में जीका वायरस के प्रकोप के कारण एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल स्थिति बनी थी, जिसको माइक्रोसिफली और अन्य तंत्रिका संबंधी विकार का प्रभाव हुआ था। तो क्या हुआ था, न्यूरोलॉजी संबंधी बीमारी हुई थी जिसका नाम क्या है, माइक्रोसिफली। किसके कारण हुआ था, जीका वायरस के कारण हुआ था 2016 में अमेरिका क्षेत्र में। 2019 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एबोला वायरस फैला था। कहाँ पर एबोला वायरस फैला है, कांगो गणराज्य में। इसके पहले एबोला वायरस कहीं नहीं फैला, हाँ फैला था उससे पहले 14 में फैला था गिनी, सियरा और लाइब्रेरिया, मतलब ये सीधे अफगानिस्तान में फैल रहे हैं सीधे, है ना। 2014 में गिनी, सियरा और लाइब्रेरिया, और 2019 में ये कांगो गणराज्य में फैला। 2019 में वर्ल्ड फेमस कोविड-19 के पहले मामले का सामना आया। कई देशों में SARS-CoV-2 वायरस का प्रसार एवं अंततः महामारी या पेंडेमिक रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 2022 में मंकी पॉक्स संक्रमण का उद्भव हुआ, जिसका मध्य एवं पश्चिम अफ्रीका से बाहर के देशों में व्यापक रूप से प्रसार हुआ। जुलाई 2022 में WHO ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज किया। कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज किया। यूएई से तिरुवनंतपुरम केरल आए एक 25 वर्षीय पुरुष में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई थी, मतलब केरल में आया था। सर्वाइकल कैंसर के ज़्यादातर मामले में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उत्तरदायी होता है। जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन जिम्मेदार होता है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिम्मेदार होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक छोटा DNA विषाणु होता है जो त्वचा और श्लेष्मिक कोशिकाओं में फैल जाता है और संक्रमित करता है। चलो इसको करते हैं फिर से रिवाइज। पहला आता है मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। किसने किया है, WHO करता है। यह वर्तमान में वैश्विक प्रकोप बनकर सामने आया है। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात घोषित किया है। किसने किया है, ये किया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न के द्वारा। 22 जून 2022 को वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने मंकी पॉक्स को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। अभी तक जब से ये PHEIC बना है, इसके बाद 7 बार इन्होंने ये घोषणा कर दी है अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक आपात की। तो पहली बार 2019 में की गई थी इन्फ्लुएंजा वायरस की, क्योंकि यह H1N1 के द्वारा फैलता था। संयुक्त राज्य अमेरिका में फैल गया, किसके द्वारा, मैक्सिको से। फिर 2014 में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो नाइजीरिया है यहाँ पे पोलियो के केस आए थे। 2014 में ही गिनी, सियरा और लाइब्रेरिया में एबोला के वायरस फैले थे। एबोला वायरस फैला। 2016 में अमेरिका में जीका वायरस फैला, जो कि माइक्रोसिफली के लिए जिम्मेदार होता है। कांगो गणराज्य, संयुक्त राष्ट्र में एबोला फैला था 2019 में। 2020 में कोविड-19 फैला, जो कि SARS-CoV-2 वायरस का प्रसार पूरे में हुआ था। 2022 में मंकी पॉक्स के लिए भी इन्होंने क्या आपातकाल घोषित कर दिया है। जुलाई 2022 में WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मंकी पॉक्स का पहला केस देखा था, और भारत में UAE से आए हुए एक तिरुवनंतपुरम केरल से आए हुए 35 वर्षीय व्यक्ति में ये चिकन या मंकी पॉक्स देखा गया था। अब आता है हमारा नया टॉपिक, लंपी पोवेक टीका। 10 अगस्त 2022 को स्वदेशी टीका वैक्सीन लंपी पोवेक इंडिया को लॉन्च कर दिया गया। इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। यह टीका लंपी त्वचा रोग से पशुओं को बचाने के लिए है। इस टीके का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने 2 संस्थाओं के साथ किया है। ये 2 संस्थान हैं विश्व अश्व अनुसंधान केंद्र, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जो कि इज्जतनगर में स्थित है। तो पहली कौन सी है, राष्ट्रीय अश्व। तो राष्ट्र की जो
अश्व अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पे है, हरियाणा में है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान यह बरेली इज्जतनगर में है। इस दोनों ने साथ में मिलकर किसके, ICAR तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर पशु जो लंपी वायरस से पीड़ित थे उनके लिए एक टीका बनाया है जिसका नाम क्या है, लंपी प्रोवैक टीका या वैक्सीन है। ज्ञातलब है कि LSD का पहला मामला भारत में 2019 में आया था। LSD क्या है, तो लंपी स्किन डिसीज है। यह गावी द वैक्सीन अलायंस के अनुसार LSD को प्रीवैक्स वैक्सीन कैप्रीप्रोवैक्स वैक्सीन नामक विषाणु के कारण होती है जो कि विश्व भर में पशुधन के लिए एक उभरता हुआ खतरा है। दूसरे शब्दों में यह वायरस मवेशी में होने वाला एक संक्रमण रोग है जो कि पॉक्स विरिडे परिवार के वायरस के कारण होता है। पॉक्स से बॉक्स से भरे हुए बेचारे वो निकल रहे थे है ना उनकी त्वचा में, तो पॉक्स विरिडे परिवार के वायरस के कारण होता है। इससे निथिलिन वायरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निथिलिन वायरस भी कहा जाता है। ध्यानतलब है कि यह गौरतलब है कि आनुवांशिक रूप से गोट पॉक्स और सी पॉक्स वायरस परिवार से संबंधित है। यह रोग मुख्य रूप से गाय और भैंसों जैसे जुगाली वाले पशुओं को संक्रमित करता है। यह रक्त खून चूसने वाले कीड़ों जैसे मक्खी, मच्छरों की कुछ विशिष्ट प्रजाति और किलनी आदि के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से और दूषित खाद्य एवं पानी के माध्यम से पशुओं में संचारित होता है। इसके साथ हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। If you like my video, please share, subscribe and comment.